नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ हैं जया कौशिक और शुरुआत हम इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ करने जा रहे हैं। आज सबकी नजरें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर टिकी होंगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मामलों पर सुनवाई होने जा रही है। जया, बिल्कुल, यहाँ पर कई अहम मामले हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और सबकी निगाह इस बात पर होगी कि क्या बिल्किस बानो मामले पर सुनवाई करते हुए जो जेल से छूटे हैं उसके गुनहगार बिल्किस बानो के क्या वापस वो जेल में जाएंगे। आज कोर्ट में 3 महिलाओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। ये याचिका 11 दोषियों को दोबारा जेल भेजने को लेकर है। इसके अलावा दूसरा बड़ा मामला है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, जिसमें ईडी की शक्तियों पर फैसले के पुनर्विचार याचिका पर कोर्ट आज सुनवाई करने जा रहा है। पिछली सुनवाई में ईडी की सभी अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। और तीसरी नजर रहेगी उस केस पर जो कि काफी चर्चा में रहा था, पेगासस जासूसी का पूरा मामला। उस मामले पर भी आज सुनवाई होने जा रही है। कोर्ट की अपॉइंट की गई समिति ने अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है। और एक मामला है, चौथा मामला जिस पर आज फैसला आ सकता है, वो है पंजाब में हुई प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला। 5 जनवरी को फिरोजपुर जा रहा प्रधानमंत्री का काफिला एक बड़ी सुरक्षा चूक के चलते प्रदर्शनकारियों की नाकेबंदी के कारण 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंस गया था और उसको लेकर आज फैसला आ सकता है। और इस वक्त हमारे सहयोगी आशीष भार्गव फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। आशीष, कई अहम मामले आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में आने जा रहे हैं। कितने बजे एक तो सुनवाई होगी इन सभी केसेस का बताएं, और दूसरा सबकी निगाह इस बात पर रहेगी बिल्किस बानो केस में दोषी जो छोड़ दिए गए थे, सरकार, गुजरात सरकार के उस फैसले पर भी था जिनके आदेश के बाद ये रिहाई हुई थी। क्या वो गुनाहगार दोषी जो है वापस जेल जाएंगे? बताएं तफसील से। जी बिल्कुल, देखिए काफी लंबी चौड़ी सुनवाइयां हैं। आज बड़े बड़े सब मामले हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एन रमना कल रिटायर हो रहे हैं। ये सारे केस उन्होंने ही सुने थे। हालांकि बिल्किस बानो का केस नया है और 2 दिन पहले ही सुनवाई की मांग की गई थी कि जल्द सुनवाई हो। तो यहाँ पर काफी अहम है। 10:30 बजे से बेंच बैठेंगी, लेकिन ये अलग अलग स्पेशल बेंच है। पेगासस का मामला सबसे पहले आएगा, इसके बाद एक एक करके मामले, पीएम सिक्योरिटी ब्रीच का मामला दूसरे नंबर पर है, और ऐसे करके 9-10 मामले काफी बड़े हैं जो जिनकी स्पेशल बेंच में सुनवाइयां होंगी। कुछ आदेश भी जारी होंगे। बिल्किस बानो के केस में पहली सुनवाई है और काफी अहम है ऐसे मोड़ पर कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को लेकर क्या कदम उठाएगा, जब एक तरफ से मांग हो रही है कि ऐसे जघन्य कांड के दोषियों को अगर 15 साल में आप इस तरह छोड़ देंगे तो फिर समाज में क्या संदेश जाएगा। उस कमेटी पर भी सवाल उठाए गए हैं जो गुजरात सरकार ने बनाई थी छूट देने के लिए, क्योंकि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उसमें एक राजनीतिक दल के लोग शामिल हैं और विधायक भी शामिल हैं। तो ऐसे में उस कमेटी को का ये अधिकार नहीं था। ये कमेटी ही ठीक नहीं थी। इसके अलावा जो जिस तरीके से फैसला दिया गया, कमेटी ने सिफारिश की और गुजरात सरकार ने मान ली, वो भी स्वीकार्य नहीं है। इसलिए इस फैसले को पलटा जाए, तुरंत उनको जेल भेजा जाए, ये सुप्रीम कोर्ट से मांग है। तो एक अहम सुनवाई आज मुद्दे पर होने जा रही है। बिल्कुल आशीष, दूसरी जो नजर रहेगी वो पीएमएलए के ऊपर रहेगी, जिसमें ईडी की जो शक्तियां हैं उन पर विचार किया जाएगा, उन पर सुनवाई होगी। क्योंकि इस मामले में आशीष कई लोग हैं जो ईडी के दर्ज केसों में फंसे हुए हैं। उन्हें बड़ा झटका लगा था जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ईडी की शक्तियों को बरकरार रखा गया था। जी बिल्कुल, देखिए वो भी एक बड़ा मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने कल ही पुनर्विचार याचिका को ओपन कोर्ट में सुनवाई करने की इजाजत दी है। बहुत बड़ी बात होती है। आमतौर पर बहुत सारे 99% से ज्यादा केस जो हैं वो रिव्यू में डिसमिस हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई मेरिट उनको नहीं मिली है। लेकिन ये वो एक्सेप्शनल केस में है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कुछ ना कुछ सुनवाई की जरूरत है और इसलिए ओपन कोर्ट में कार्ति चिदम्बरम की याचिका, पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट अब आगे ये तय करेगा कि क्या 27 जुलाई का जो पीएमएलए को ईडी की शक्तियों को जो अपहोल्ड करने का, जो बरकरार रखी गई शक्तियां, क्या उन पर फिर से विचार करने की जरूरत है, क्या उस मामले को फिर से खोलने की जरूरत है। ये काफी अहम है यहाँ पर इस मोड़ पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो 10:30 बजे के बाद तमाम केसेस लगने शुरू हो जाएंगे और एक के बाद ये अहम सुनवाइयां शुरू होगी। आपका रुख हम उस वक्त भी दोबारा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हैदराबाद में बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है। कल रात भी लोगों ने टी राजा सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस दौरान लोग उनके खिलाफ नारे भी लगा रहे थे। लोगों को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी यहां पर करना पड़ा। टी राजा सिंह ने, आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। यहां तक कि बीजेपी ने उन्हें पार्टी से सस्पेंड भी कर दिया है, लेकिन उन्हें तुरंत जमानत मिल गई थी। और लोगों का गुस्सा जो है वो इस बात के बाद ज़्यादा भड़का है कि जब उन्हें जमानत मिली उसके बाद उनके समर्थक उनका स्वागत करते हुए नजर आए, उनकी जमानत का जश्न मनाते हुए नजर आए। तो इस तरह से लोग जो है वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और विवादित बयानों में उनके ऊपर इस तरह के कई मामले जो हैं वो भी दर्ज हैं। कुल 43 मामले उनके खिलाफ पहले से ही दर्ज है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तानी आतंकवादियों पर भारतीय सेना की कार्रवाई के दौरान पकड़े गए एक आतंकवादी ने खुलासा किया कि पाकिस्तानी सेना के कर्नल ने 30,000 रुपए देकर भारतीय चौकी पर हमले का आदेश दिया था। तो एक बड़ा खुलासा यहां पर पकड़े गए आतंकी ने किया है। आपको बता दें कि 21 अगस्त को कश्मीर में नौशेरा क्षेत्र के झंगार सेक्टर में भारतीय सेना ने एलओसी पर घुसपैठ कर रहे पाकिस्तानी आतंकवादियों को रोकने की कोशिश की, तो भागने के इस क्रम में 2 आतंकवादी लैंडमाइन ब्लास्ट की चपेट में आकर मारे गए, जबकि तीसरा आतंकी जख्मी हालत में पकड़ लिया गया, जिसने अब जाकर ये खुलासा किया कि उसे भारतीय सेना पर हमले के लिए पाकिस्तानी सेना के कर्नल ने 30,000 रुपए दिए थे। किस मकसद से आए थे पोस्ट के पास? मरने के लिए। मरने के लिए आए थे? क्या बोला गया था वहां पे? किसने भेजा था? चौधरी यूनुस ने। हैं? चौधरी यूनुस ने। वो कौन है? चौधरी यूनुस कौन है? कौन है वो? चौधरी यूनुस कौन है? आर्मी है। हैं? आर्मी है। आर्मी से कि उन्हें की आख्या दोनों चौधरी यूनुस ने की आख्या की करना है? उन्हें पैसे दिए। कितने 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 पैसे दिए थे? कितने पैसे दिते? कर्नल है आर्मी का, कितने पैसे दिते सी उन्हें? 30,000। 30,000। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिनके आवास पर आज सुबह 11 बजे सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में मौजूदा राजनीतिक स्थिति, ईडी और सीबीआई द्वारा आम आदमी पार्टी के नेताओं पर छापामारी समेत कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। शराब नीति घोटाले पर दिल्ली में संग्राम जारी है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि दिल्ली में पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश में बीजेपी नाकाम हो गई और ऑपरेशन लोटस का पर्दाफाश हो गया है। और इस पर बीजेपी ने कहा है कि आबकारी नीति को लेकर लगे आरोपों से बचने के लिए इस तरह का झूठ फैला रही है आम आदमी पार्टी। हमारे सहयोगी रविशंकर शुक्ला की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बुधवार को अपने विधायकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर 20 करोड़ रुपए का लालच देकर विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी नेताओं के ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात भी कही थी। कुछ विधायकों ने बताया है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने संपर्क कर उनको धमकी दी है कि आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ जाओ, नहीं तो मनीष सिसोदिया की तरह तुम्हारे ऊपर भी रेड मारेंगे, गिरफ्तार करेंगे, बीजेपी में आते हो तो 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह की बात कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया ने भी कही थी। उनका आरोप था कि बीजेपी के नेताओं ने उनसे संपर्क साधा था और मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने की पेशकश की थी। हालांकि बीजेपी नेताओं ने इस आरोप को खारिज करते कहा था कि शराब नीति के सवालों से बचने के लिए वो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। अब इनको सब 25-25 करोड़ का ऑफर दे, अरे कोई बीजेपी वाला ऑफर नहीं दे रहा है। ये शराब माफियों से 25-25 करोड़ खा करके इनको आदत पड़ गई है। ये सब इनके जो ये शराब माफिया वाले जो मित्र हैं, इनसे सबको 20-20 करोड़ मिला होगा जरूर, और फोन भी शराब माफिया का आ रहा होगा कि तुम्हारे एरिया में मेरा 20 ठेके थे, अब 20 करोड़ ले लो, कैसे भी करके चालू करो। उसी को ये हमारे नाम पे चस्पा करने की कोशिश कर रहे। इनको बोलिए ना, नाम दिखाएंगे। दिल्ली की राजनीति में बीते कई दिनों से शराब नीति में गड़बड़ी करने का आरोप जहां बीजेपी लगा रही है, वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पार्टी विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली से रविशंकर शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
वीर सावरकर को लेकर कर्नाटक में माहौल गर्म है। श्री राम सेना ने फैसला किया है कि गणेश उत्सव के पंडालों में वो सावरकर की तस्वीर लगाएंगे। और वहीं कांग्रेस यहां पर काफी एक्टिव है। वो पंडालों में गणेश उत्सव के समय वीर सावरकर की तस्वीर पर सवाल उठा रही है। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। समर्थन हो या विरोध, येदियुरप्पा से लेकर सिद्धरामैया तक सबने सावरकर को थाम रखा है। संस्कृति और धर्म के नाम पर हिंसा की वजह से चर्चा में आए श्री राम सेना सावरकर के मुद्दे पर बीजेपी के साथ आ खड़ी हुई है। इस बार गणेश उत्सवों के पंडालों में सावरकर भी दिखेंगे। ये मुहिम श्री राम सेना ने छेड़ी है। हमें अपने कैंपेन के जरिए लोगों को बताना चाहते हैं कि सावरकर कौन थे। सभी गणेशोत्सव पंडालों में सावरकर की तस्वीर लगाई जाएगी। विधानसभा चुनावों में 1 साल से भी कम का समय बचा है। ऐसे में बीजेपी ने सावरकर का दामन थामा है। येदियुरप्पा ने सावरकर यात्रा को हरी झंडी दिखाई। हाल ही में शिवमोगा में सावरकर को लेकर सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ा। सावरकर पर दिए उनके बयान की वजह से पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धरामैया पर अंडे भी फेंके गए। हम लोगों को सावरकर के बारे में तथ्य बता रहे हैं। उनका मुस्लिम लीग पर क्या विचार था, देश के विभाजन पर क्या सोच थी। अगर वो लोग सावरकर की पूजा करना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा सावरकर के साथ गंभीर वैचारिक मतभेद है जो हम लोगों के सामने रख रहे हैं। बीजेपी का सावरकर प्रेम और कांग्रेस का विरोध, इसके बीच आम लोग पिस रहे हैं। माहौल खराब होता है, सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है। लेकिन विधानसभा चुनाव सामने हैं, ऐसे में राजनीतिक दलों को मुद्दों की तलाश है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल गिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब महाराष्ट्र की सियासत की बात करते हैं, जहां विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान कल सरकार और विपक्ष के विधायक आमने सामने आ गए। और सिर्फ आमने सामने नहीं आया अदिति, धक्का मुक्की तक की यहां पर नौबत आ गई थी। बिल्कुल, इस तरह की तस्वीर महाराष्ट्र में पहले देखी नहीं गई थी। और जिस तरह से विधायक आपस में टकरा रहे थे, एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे, वो बड़ा हैरान करने वाला था। और उसके बाद शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। सोहित मिश्रा की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बुधवार सुबह सत्र शुरू होने से पहले महाराष्ट्र सरकार और विपक्ष के विधायक धक्का मुक्की करते नजर आए। सरकार में शामिल विधायक महाविकास आघाड़ी सरकार के समय भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, जबकि विपक्ष के विधायक मौजूदा सरकार के खिलाफ। इसी दौरान धक्का मुक्की की ये तस्वीरें सामने आई। शिंदे गुट तरह तरह की बात कर रहा है, अपनी ओर से धक्का मुक्की करने तक की। ये तो एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। समझ में आया क्या? हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग जब घोषणाबाजी दे रहे थे उन लोग आना नहीं चाहिए था। हम लोग चाहने के बाद वो आना चाहिए था। वो लोग कल परसों जो कुछ कर रहे थे, हम लोग कोई आया इसमें से एक ही दोनों पार्टी का, तो क्यों आया? तो इसको कोई ठेस लग गई। समझ में क्या? अरे धक्का मुक्की हमको क्या करेगा वो लोग? हम लोग ने उनको धक्का मुक्की कर दिया। उन्होंने धक्का मुक्की करने के बाद हमारे जो विधायक है वो तो चुप नहीं बैठेंगे। अगर कोई धक्का मारता है तो सामने वाला क्या मार खा के नहीं लेगा ना। सामने वाले विधायक भी मजबूत लोग हैं हमारे पास भी। उन्होंने अगर उसका जो उन्होंने धक्का दिया उसको अगर सामने से प्रत्युत्तर दिया रहेगा तो गलत नहीं। विपक्ष की ओर से सांसद सुप्रिया सुळे ने ट्वीट कर गृह मंत्री अमित शाह से कहा कि सरकार के विधायक धमका रहे हैं। भरत शेठ गोगावले के बयान का जिक्र करते हुए अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह जी शिंदे गुट के विधायक महाराष्ट्र विधान भवन परिसर में सरेआम महाविकास आघाड़ी विधायकों के बारे में हिंसक वक्तव्य देकर उन्हें धमकाने का काम कर रहे हैं। 2.5 साल में सरकार बदलने के बाद ये तो साफ था कि कई लोग इस बदलाव से नाराज हैं, लेकिन इसका असर इस तरह से दिखेगा ये शायद किसी ने सोचा नहीं था। मुंबई से प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।
मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में 1 अगस्त को आग लगी, कई लोगों की मौत हो गई। अस्पताल को मंजूरी देने वाले 3 डॉक्टरों को निलंबित भी कर दिया गया, लेकिन उसके बाद कई बातें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, और उसके बाद जो है शहर के सारे अस्पतालों की जांच यहां पर शुरू हुई। अब उस जांच दल में भी पहले से निलंबित इन तीनों डॉक्टरों को शामिल कर लिया गया है। मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में भी चल रही है। कोर्ट ने नाराज होकर कहा है कि ऐसे में वो मामले की जांच सीबीआई या एसआईटी को सौंप देगा। देखते हैं इस पर हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। ऐसे जो भी मतलब हॉस्पिटल हैं फर्जी हैं उनको सील कराया जाए, जांच पड़ताल करके लाइसेंस रद्द करा जाए। हम लोग ये चाहते और कुछ नहीं, क्योंकि ऐसे हादसे होते रहते, कोई नेता ध्यान नहीं देता, ना कोई ध्यान देता। जिसके घर का गया था वही ध्यान देता है। जान बहुत कीमती होती है, 5 लाख रुपए क्या करेंगे। चौथी बार उसने उठाया, सिर्फ इतना ही बोला, पापा पापा आग लग गई है पापा। जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 1 अगस्त को भीषण आग लग गई। 8 लोग जिंदा जलकर मर गए, 18 घायल हुए। इसके बाद अस्पतालों में फायर सेफ्टी को लेकर सवाल उठे। अगले दिन अस्पताल की जांच कर उसे एनओसी देने वाले 3 डॉक्टर एलन पटेल, डॉक्टर दिनेश चौधरी और डॉक्टर कमलेश वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। 1 अगस्त को न्यू लाइफ हॉस्पिटल में लगी आग की अफरा तफरी के बाद 2 अगस्त को उन 3 डॉक्टरों को निलंबित करने की सिफारिश कर दी गई, जिनके ऊपर आरोप थे कि उन्होंने एनओसी देने में लापरवाही की है। सीएमएचओ इस नोटशीट को लिखने के तुरंत बाद यह भूल गए कि जिन 3 डॉक्टरों को निलंबित करने की उन्होंने सिफारिश की है, उन तीनों डॉक्टरों को उस जांच दल में शामिल कर लिया, जिसके कंधों पर शहर की सभी अस्पतालों को जांच करने की जिम्मेदारी दी गई थी। 18 अगस्त को हाईकोर्ट में मध्य प्रदेश के अजब चिकित्सा विभाग की गजब कहानी सामने आई तो अदालत भी हैरान रह गया। अदालत ने अपने आदेश में लिखा, ये बहुत चौंकाने वाला है, जब इनके निलंबन का प्रस्ताव दिया जा चुका था तब उसी दिन इन्हें इंक्वायरी कमेटी का मेंबर भी बना दिया गया। इस मामले में डिप्टी एडवोकेट जनरल अपना हलफनामा दें। लेकिन जो 3 तारीख से 43 डॉक्टरों की टीम बनाई, उसमें से इन 3 डॉक्टर्स को न्यू लाइफ की जांच के लिए निर्देशित नहीं किया, उन्हें दूसरे अस्पताल दिए गए, क्योंकि मैन पावर कम था, जांच बहुत जल्दी करानी थी, इसीलिए उनसे भी जांच कराई गई। लेकिन वो अन्य अस्पतालों की जांच कराई गई। जो पूर्व में उन्होंने न्यू लाइफ की जांच की थी, उसी अस्पताल की जांच उनसे पुनः नहीं कराई गई। मध्य प्रदेश में चिकित्सा विभाग के एसीएस मोहम्मद सुलेमान ने पिछले साल ही राज्य के सभी अस्पतालों में 13 बिंदुओं को लेकर जांच के आदेश दिए थे। हैरत ये कि जांच दल को एक भी अस्पताल ऐसा नहीं मिला जहां नियमों को ताक पर रखा गया हो, जब तक इस मामले में एक आरटीआई दाखिल नहीं हुई। इस कमेटी ने एक भी अस्पताल को नियम विरुद्ध नहीं माना था, इवन सभी अस्पतालों को क्लीन चिट दे दी थी और सभी का चलना सही बताया था। इसके तुरंत बाद 1 महीने बाद जब हमने 3 अस्पतालों की आरटीआई लगा करके और उसी संबंध में जब कागजात मांगे तो इन्होंने बिना शिकायत के तत्काल सिर्फ आरटीआई लगते ही उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए और बताया कि इनमें ये कमियां थी। अर्थात इससे ये पता चलता है कि मध्य प्रदेश में जो 6 अगस्त 2021 को जांच हुई थी, वो सभी जांच जो है फर्जी हुई थी और उसकी फर्जी रिपोर्ट बना करके अस्पतालों को फायदा पहुंचाया गया था। जबकि 1.5 साल में ही राज्य के 6 बड़े अस्पतालों में आग लग चुकी है। अगस्त 2022 में जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 8 लोगों की मौत हुई। जनवरी 2022 में इंदौर के मेदांता अस्पताल में आईसीयू में आग लगी। मई 2021 को अशोकनगर जिला अस्पताल में भीषण आग लगी। जून 2021 को खरगोन जिला अस्पताल के आईसीयू में आग लगी। हालांकि इन तीनों में मरीजों को बचा लिया गया, लेकिन नवंबर 2021 में भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल में जो आग लगी थी, उसमें 12 बच्चे जलकर खाक हो गए थे। हालात ऐसे हैं कि फायर एनओसी के लिए आवेदन की पर्ची पर ही कोरोना काल में 200 से ज्यादा नए अस्पतालों को मंजूरी मिल गई थी। फायर एनओसी हमारा अगर नगर निगम देता है तो फायर एनओसी के बाद फिर जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट होता है वो उनको लाइसेंस देते हैं। तो फायर एनओसी की शर्तों का पालन संबंधित एजेंसी ने किया है कि नहीं किया है, ये लाइसेंस देने के पहले हेल्थ डिपार्टमेंट को देखना चाहिए। कई बार सिर्फ आवेदन क्या होता है, उसकी पर्ची पर भी दे दे रहे हैं। तो वो दोनों तरफ से लापरवाही होती है और इसलिए इस तरह की घटनाएं होती हैं और इसमें सरकार सख्ती से अभी भी कार्रवाई की है। 2021 में हमने चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री के इलाकों से तस्वीर दिखाई कि कैसे मल्टी केयर मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों के बोर्ड लगे हैं,
जनरल सर्जरी, इंटरनल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी जैसी कई सेवाओं का दावा है, लेकिन एक बिस्तर, कोई मशीन नहीं। एक डॉक्टरों के नाम अलग अलग जिलों के अस्पताल में 10 से 12 जगहों पर, वो भी बतौर रेसिडेंट डॉक्टर, दर्ज हैं। भोपाल में 503 अस्पताल हैं, लेकिन 212 कोरोना काल में खुल गए। इंदौर में 274 अस्पताल हैं, 48 कोरोना काल में खुले। जबलपुर में 138 में से 34 कोरोना काल में खुले। ग्वालियर में 360 में से 116 अस्पताल कोरोना काल में खुले। ये भी जादू था कि सरकार को अपने महकमों के लिए 5000 डॉक्टर चाहिए, 16000 नर्सिंग स्टाफ चाहिए। वैकेंसी भी निकली, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं आया। जो आए वो भी चले गए। लेकिन इन अस्पतालों ने बतौर प्रशासन सारी शर्तें पूरी कर दी। WHO के मुताबिक 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। देश में 11,082 लोगों पर औसतन एक सरकारी डॉक्टर है। मध्य प्रदेश में 16,996 लोगों पर। खैर, प्रशासन बहादुर ने जबलपुर के लिए नई टीम बना दी है, जिसमें डॉक्टरों के अलावा फायर सेफ्टी ऑफिसर और एक बिजली विभाग का अधिकारी भी होगा, जो अस्पतालों की जांच करेगा। इस मंत्रालय से निकले आदेशों में खेल कैसे होता है, इन कागजातों से समझिए। दरअसल जो पिछले साल अस्पतालों की जांच के आदेश थे और जो इस साल आदेश है, उसमें 12 बिंदु लगभग कट कॉपी पेस्ट है, लेकिन एक बिंदु जिसमें पिछले साल कहा गया था बिल्डिंग कंप्लीशन और इस साल बिल्डिंग परमिशन, यानी बिल्डिंग कंप्लीशन के लिए जो नगर निगम है उसके सारे मानक, सुरक्षा मानक लगते हैं और उसके बाद नगर निगम वो प्रमाण पत्र जारी करता है। लेकिन बिल्डिंग परमिशन में ऐसी कोई जरूरत नहीं है। यानी हर हादसे के बाद जहां सरकार को नियम और कड़े करने चाहिए, इस बार नियमों को और शिथिल कर दिया गया है। जबलपुर से अपने सहयोगी संजीव चौधरी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और अब बात करते हैं गणेश उत्सव की, जो कि मुंबई में काफी जोर शोर से धूमधाम से मनाया जाता है और इसकी तैयारियां भी जोरों पर हैं। इस साल मूर्ति की ऊंचाई पर कोई पाबंदी नहीं होने से गणेश भक्त जो है वो काफी उत्साहित हैं। माटुंगा के GSB मंडल ने तो इस बार 316 करोड़ का बीमा करवाया है। मूर्तिकारों का कहना है कि सरकार ने पाबंदी हटाई जरूर है, लेकिन मांग इतनी अचानक आ रही है और इतनी ज्यादा आ रही है कि उसे पूरा कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है। मुंबई में इस बार गणेश मूर्तियों की ऊंचाई पर कोई रोक नहीं है, इसलिए 11 दिन चलने वाले गणपति उत्सव की शुरुआत भले 31 अगस्त से है, लेकिन गणेश मूर्तियों को धूमधाम से ले जाने का सिलसिला अभी से शुरू हो गया है। माटुंगा के GSB मंडल ने तो 316 करोड़ रुपए का बीमा कराकर सबको हैरत में डाल दिया है। GSB मंडल के पास तकरीबन 70 किलो सोना और 300 किलो चांदी के आभूषण हैं, जिनसे गणेश जी का श्रृंगार किया जाता है। 316 करोड़ हम लोग ने पूरा पंडाल कवर किया है। हमारा जो भगवान के ऊपर जो सोना चांदी जिस भक्तजनों ने जो चढ़ाया हुआ है उसको कवर किया है। ऑल रिस्क पॉलिसी बोलते हैं, पब्लिक लायबिलिटी बोले, हम हर जो भक्तजन पंडाल में दर्शन लेने को आएंगे उनको हमने कवर किया है। ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी लिया है। ऐसे 3-4 अलग अलग पॉलिसी हमने लिया है और फायर का भी हमने पूरा पंडाल फायर से भी कवर किया हुआ है। मुंबई में 12,000 के करीब सार्वजनिक गणेश मंडल हैं, जबकि घर में स्थापित की जाने वाली छोटी मूर्तियों की संख्या लाखों में होती है। अलग अलग रूपों में गणेश जी की छठा देखने लायक है। जैसे कि वो बाल गणेश जैसी दिख रही है ना, वो एक है, वो पसंद आई है। और मैं यहाँ पे देखने के लिए तो टिटवाड़ा बैठक होती है ना, वो देखने के लिए आई हूँ। वो दिखा आपको? है, मतलब 1-2 दिखी, मत वहाँ पे एक दिखी और अभी यहाँ पे शायद वो पीछे वो देखो वहाँ पे एक है, वो दिखी मुझे। पर बहुत सारे बुक है ना अभी। मूर्तियों को अंतिम रूप देने में व्यस्त मूर्तिकारों का कहना है कि सरकार ने पाबंदी हटाई जरूर, लेकिन देर से, इसलिए अचानक से बड़ी मांग को पूरा करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। जो कस्टमर शाडू मिट्टी के मूर्ति लेते थे वो ये साल POP में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि क्या है कि रेट में लोगों को नहीं परवड़ रहा है, क्योंकि लोगों की जेब ऐसे ही कोविड के इसमें खाली हो चुकी है, तो लोगों को नहीं परवड़ रहा है। POP का और शाडू मिट्टी का रेट में बहुत डबल डिफरेंस हो जाता है। अच्छा, सीधा डबल डिफरेंस हो जाता है। क्यों इतना? मतलब हेवी भी है और उसको संभालना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और लोगों को क्या काम ऐसा चाहिए कि शाडू मिट्टी में फिनिशिंग आना चाहिए। जो फिनिशिंग आपको POP में मिलती है, प्रॉपर शाडू मिट्टी में मिलना बहुत मुश्किल होता है। 31 अगस्त से गणेश उत्सव की शुरुआत होगी, जो कि 11 दिन तक चलेगा और पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में ये उत्सव पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। और इस बार लोगों में जोश और उत्साह ज़्यादा है, क्योंकि कोरोना की महामारी के संकट में 2 साल पाबंदी थी ऊंचाई पर और त्यौहार पर्व को खुले तौर पर मनाने पे भी, लेकिन अब कोई पाबंदी नहीं है, लिहाजा सभी लोग उत्साह में हैं।
मुंबई से कैमरामैन अशोक महाटी के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान और हमारे साथ मौजूद हैं अदिति राजपूत। तो शुरुआत इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट पर रहेगी सबकी निगाहें, कई अहम सुनवाई होने। पहला, बिल्किस बानो मामले पर सुनवाई होगी। देखना यह होगा कि क्या फिर जेल जाएंगे बिल्किस बानो के गुनहगार। आज कोर्ट में 3 महिलाओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। यही याचिका 11 दोषियों को दोबारा जेल भेजने को लेकर है। दूसरा बड़ा मामला है PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ED की शक्तियों पर फैसले की पुनर्विचार याचिका पर आज कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। पिछली सुनवाई में ED के सभी अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। तीसरी बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट पेगासस मामले पर भी सुनवाई करेगा। कोर्ट की अपॉइंट की गई समिति ने अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी। और चौथा मामला जिस पर आज फैसला आ सकता है वो है पंजाब में हुई प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला। 5 जनवरी को फिरोजपुर जा रहा प्रधानमंत्री का काफिला एक बड़ी सुरक्षा चूक में प्रदर्शनकारियों की नाकेबंदी के कारण 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंस गया था। और अब इस मामले को लेकर आज फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है। और हमारे लीगल अफेयर्स एडिटर आशीष भार्गव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, आज सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी होंगी। कुछ मामलों में फैसला आना है और कुछ की सुनवाई शुरू होने जा रही है, जिसमें से एक बहुत बड़ा मामला बिल्किस बानो का है, जिसमें जब उसके 11 दोषियों को रिहा किया गया था तो वो सबके लिए हैरान करने वाला था और जमकर इस मामले की आलोचना की गई थी। उस पर सबकी नजरें रहेंगी। जी बिल्कुल, देखिए बिल्किस बानो का एक ऐसा मामला है जिस पर काफी आलोचना भी हो रही है। सिस्टम को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। बहस छिड़ गई है कि समाज में, क्योंकि इस तरह के जो अपराध हैं वो समाज के प्रति अपराध माने जाते हैं, और ऐसे में जब बहुत सारे लोग आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा, इनसे कम गंभीर जघन्य केसों में वो जेल में है 20 साल से 30 साल से, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 15 साल की जेल काटने के बाद जिस तरीके से बाहर आ गए बिल्किस बानो के गुनहगार, और वो भी 14 लोगों की हत्या, गैंगरेप, ऐसे जघन्य मामले में, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि भारत की जो कानून व्यवस्था है और भारत का जो अपराध न्याय शास्त्र है उसमें किस तरह की खामी रह गई है, जहां पर सरकार को ये छूट दी गई है कि वो रिहाई के लिए विचार कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे जघन्य कैदियों की रिहाई के लिए कोई सरकार इतनी जल्दी विचार कर ले। कमेटी पर भी सवाल उठाए गए हैं कि उस कमेटी में तो विधायक थे, एक राजनीतिक दल के ही लोग थे, तो वो कमेटी कैसे डिसाइड कर सकती है। तो ये तमाम चीजें हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है जो आगे भी मिसाल कायम करेगा कि आखिरकार ऐसे मामलों में क्या किया जाए और क्या ऐसे जघन्य अपराध के दोषियों को कोई भी रिहाई दी जा सकती है जब उनके लिए कहा जाए कि वो अपनी नेचुरल डेथ तक, मौत तक, प्राकृतिक मौत तक वो जेल के आजीवन कारावास में रहेंगे। जी आशीष, 2 सवाल थे। पहला कि बिल्किस बानो मामले में आज सुनवाई होगी, क्या आज ही किसी तरह के फैसले की उम्मीद की जा सकती है कि कोई डायरेक्शन आए? दूसरा मेरा यह था कि ईडी को लेकर जो याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर पिछली बेंच ने फैसला दिया था, इसको लेकर काफी बेचैन नजर आए थे लोग। आज उस पर पुनर्विचार याचिका में खुली कोर्ट में सुनवाई होगी, ये कितनी बड़ी बात है, जरा इस पर भी रोशनी डाल दें। जी देखिए, पहला मामला जो पहला सवाल आपका ये है, उसमें क्योंकि दोषी बाहर आ चुके हैं जेल से, तो मुझे लगता है कि इतनी जल्दी अब कोई फैसला इसमें नहीं आएगा, क्योंकि उनका पक्ष सुनना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, उनको नोटिस जारी करना पड़ेगा। अगर वो जेल से बाहर नहीं आते तो सुप्रीम कोर्ट स्टे कर सकता था और कह सकता था कि उनको जो रिहाई के आदेश है उन पर अगले आदेश तक रोक रहेगी, वो बाहर नहीं आएंगे। लेकिन वो ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं। ऐसे में जो शख्स बाहर आ चुके हैं उनका पक्ष सुने बिना, चाहे वो कितने भी बड़े अपराध के दोषी हों, लेकिन भारत का जो कानून कहता है कि वो सबका पक्ष सुनना चाहिए, तो नेचुरल जस्टिस में वो आता है। दूसरी बात आपने PMLA की तो ये बहुत बड़ी बात है। जब 99.9% केस बिना मेरिट के खारिज हो जाते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सोचा है कि ये PMLA का जो जजमेंट था उस पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि खुद चीफ जस्टिस की बेंच ने एक दिन पहले ही बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के संशोधन को जो रद्द किया है, उसमें कहा है कि खास तौर पर जब्ती यानी ट्रायल से पहले जो कुर्की हो जाती है, जब्त कर लेती है ईडी, वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो उसका फैसला दिया है वो कहीं ना कहीं मनमानेपन की गुंजाइश को छोड़ती है। तो ये एक जो विचार था वो काफी अहम है इस मोड़ पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, इस तमाम जानकारी के लिए। आपका रुख हम करते रहेंगे। कुछ ही देर में अब जो सुनवाई है इन मामलों पर
होने जा रही है। आगे बढ़ रहे हैं, हैदराबाद की बात करते हैं, जहां पर बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ जो प्रदर्शन है उनका सिलसिला अब बढ़ता जा रहा है। कल रात भी लोगों ने टी राजा के खिलाफ प्रदर्शन किया है। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जो टिप्पणी थी उनकी, उसको लेकर लोगों में गुस्सा बना हुआ है। इस दौरान लोग उनके खिलाफ नारे लगाते नजर आए। लोगों को हटाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा था। पैगंबर साहब के खिलाफ विवादित बयान देने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन तुरंत जमानत मिल गई थी। उन्हें बीजेपी ने सस्पेंड भी कर दिया, लेकिन जब उन्हें जमानत मिली शारिक, तब वो तस्वीरें सामने आई थी जो वाकई में परेशान करती हैं कि आजकल इस तरह के आरोपी हैं। आज बिल्किस बानो में भी हमने देखा था उस मामले में कि जब वो 11 दोषी रिहा होकर आते हैं उनका स्वागत होता है, तो बिल्कुल, तो इस तरह के मामले कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं आहत करते हैं और इस तरह की तस्वीरें हैदराबाद में देखने को मिल रही हैं टी राजा के खिलाफ। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तानी आतंकवादियों पर भारतीय सेना की कार्रवाई के दौरान पकड़े गए एक आतंकवादी ने खुलासा किया कि पाकिस्तानी सेना के एक कर्नल ने 30,000 रुपए देकर भारतीय चौकी पर हमले का आदेश दिया था। आपको बता दें कि 21 अगस्त को कश्मीर में नौशेरा क्षेत्र में झंगार सेक्टर में भारतीय सेना ने एलओसी पर घुसपैठ कर रहे पाकिस्तानी आतंकवादियों को रोकने की कोशिश की, तो भागने की कोशिश में 2 आतंकवादी लैंडमाइन ब्लास्ट की चपेट में आकर मारे गए, जबकि तीसरा आतंकवादी जख्मी हालत में पकड़ा गया। और उसी आतंकवादी ने ये खुलासा किया है कि उसे भारतीय सेना पर हमले के लिए पाकिस्तानी सेना के कर्नल ने पैसे दिए थे। और ये बात तो दशकों से शारिक भारत कहता आया है कि पाकिस्तान की सेना ही है जो आतंकवादियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाती है। किस मकसद से आए थे पोस्ट के पास? मरने के लिए। मरने के लिए आए थे? क्या बोला गया था वहां पे? किसने भेजा था? चौधरी यूनुस ने। हैं? चौधरी यूनुस ने। वो कौन है? चौधरी यूनुस कौन है? कौन है वो? चौधरी यूनुस कौन है? आर्मी है। हैं? आर्मी है। आर्मी है कि उन्हें की आख्या तुमने? चौधरी यूनुस ने की आख्या की करना है? उन्हें पैसे दिए। कितने 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 पैसे दिए थे? कितने पैसे दिते? कर्नल है आर्मी का, कितने पैसे दिते सी उन्हें? 3000। बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस के आरोप लगाने के बाद आम आदमी पार्टी में हलचल तेज है। आज मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने उन्हें अपने घर पर विधायकों की बैठक बुलाई है, और आनन फानन में ये बैठक क्यों बुलाई गई है, ये सवाल भी शारिक अब उठ रहे हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कुछ विधायकों से संपर्क नहीं हो पाया है। 4 विधायकों ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त में शामिल होने और धमकाने का आरोप लगाया। विधायकों ने 20 करोड़ रुपए ऑफर करने का आरोप लगाया। आपको शक है कि बीजेपी विधायक ना तोड़ ले, इसलिए आज विधायकों की बैठक बुलाई गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 62 विधायक हैं। कितने विधायक बैठक में पहुंचते हैं, अब उस पर सबकी नजर रहेगी। आज 11 बजे केजरीवाल के घर पर यह बैठक है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन रहा है, या फिर क्यों इसके आधार पर आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक बुला रही है? तो इसलिए कि आपको याद होगा कि कल ही आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों ने ये दावा किया और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए कि बीजेपी नेता उनको जो है 20 करोड़ रुपए ऑफर कर रहे हैं पार्टी तोड़कर बीजेपी में शामिल होने के लिए। और ये भी उन्होंने आरोप लगाया कि ये ऑफर किया जा रहा है कि अगर आप दूसरे किसी एमएलए को भी और तोड़ने में मदद करते हैं तो आपको 20 नहीं 25 करोड़ रुपए मिलेंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका वही हाल होगा जो मनीष सिसोदिया का हुआ है। हालांकि आम आदमी पार्टी के जो 4 विधायकों ने ये आरोप लगाए, उन्होंने ना तो कोई किसी बीजेपी नेता का नाम लिया, केवल ये कहा कि बीजेपी नेता ने उनसे संपर्क किया। केवल बीजेपी नेता कहा, इसके अलावा किसी नेता का नाम नहीं लिया, और कोई सबूत उन्होंने ऐसा पेश नहीं किया जिससे ये साबित हो रहा हो कि बीजेपी ने ये सब किया है। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया।
तो आम आदमी पार्टी के जो कुछ विधायक हैं उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आम आदमी पार्टी को डर है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो इसीलिए जो है उसको शंका है कि कहीं इधर उधर ना हो जाए, तो इसलिए ये जो विधायक दल की बैठक है ये बुलाई गई है। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर ये बैठक बुलाई गई है और नज़र इस बात पर रहेगी कि आम आदमी पार्टी के कितने विधायक जो हैं वो इस बैठक में पहुंचते हैं। सुबह 11 बजे ये बैठक जो है ये रखी गई है और एक के बाद एक जो है दिल्ली की राजनीति जो है वो गरमाई हुई है। पहले मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि उनसे संपर्क किया गया था कि आप आम आदमी पार्टी तोड़कर बीजेपी में आ जाइए, सारे केस आपके माफ़ हो जाएंगे, आपको सीएम कैंडिडेट जो है बीजेपी बना देगी। उसके बाद 4 विधायकों ने जो है आरोप लगा दिए। आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई और उसके बाद में जो है ये फैसला हुआ कि आज विधायक दल की बैठक जो है वो बुलाई जाए और एक दिन का दिल्ली विधानसभा का जो विशेष सत्र है वो भी बुलाया गया है। तो 11 बजे बैठक है आम आदमी पार्टी के विधायकों की। देखते हैं इसमें किस तरह का क्या स्वरूप बनता है, क्या निकल कर आता है और कितने विधायक जो हैं इस बैठक में आते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 62 विधायक हैं, जबकि विधानसभा जो है वो 70 सदस्यों की है। शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया। बिहार में आरजेडी नेताओं पर सीबीआई छापे के बीच तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा बीजेपी के 3 जमाई, ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहारी डरने वाले नहीं। कल सीबीआई की टीम ने आरजेडी नेताओं के 24 ठिकानों पर छापे मारे थे। ये छापे 2004 से 2009 के बीच हुई रेलवे भर्तियों के सिलसिले में मारे गए। गुरुग्राम में अर्बन क्यूब 71 मॉल में भी कार्रवाई हुई, जिसमें तेजस्वी यादव का पैसा लगा होने की बात सामने आ रही है। जहां विपक्षों की सरकार है या जहां जहां बीजेपी हारती है या बीजेपी जिससे जिससे डरती है, वहां ये अपने 3 जमाई आगे कर देते हैं। पहला जमाई सीबीआई, दूसरा जमाई ईडी, तीसरा जमाई इनकम टैक्स। अब ये बात तो साबित हो गया कि जो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो ऐतिहासिक और एक निडर निर्णय जो लिया है, जो कि देश हित में है, बिहार के हित में है, लोकतंत्र को बचाने के लिए है, संविधान को बचाने के लिए, आज के माहौल में शायद ही ऐसा हिम्मत और दिलेरी कोई दिखाता है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, दुर्भाग्य देख लीजिए कैसा जांच कर रही है, जो मेरा है ही नहीं, जबरन जो है मेरा नाम लिया जा रहा। वो मॉल का क्या नाम है? अर्बन क्यूब। अब सीबीआई अच्छा है कि वहां पहुंच गई है, छापे मार रही है। हमको जो जानकारी मिला है कि इस मॉल का उद्घाटन या कंपनी का शुभारंभ जो है एक भाजपा के सांसद ने ही किया है। तो बिहार में कल दिन भर एक्शन देखने को मिला। कल बिहार की महागठबंधन सरकार ने ध्वनि मत से विश्वास मत भी हासिल कर लिया। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना प्रधानमंत्री का नाम लिए जमकर हमला बोला और कहा कि ये लोग सिर्फ प्रचार में एक्सपर्ट हैं, काम नहीं करते। और अब हम लोगों का संकल्प है कि हम लोग मिल करके पूरा काम करेंगे, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और हम लोग सब लोगों से अपील कर रहे हैं, देश भर से कितने विभिन्न प्रांतों के विभिन्न दलों के लोगों ने फोन किया है हमको कि ठीक किया, ये निर्णय लिया, और हमने कहा सब मिल करके लड़िएगा, एक साथ होकर के लड़िएगा। तो 2024 का जो चुनाव का रिजल्ट होगा, अब क्या होता है, क्या क्या तरह का दिल्ली से चल रहा है, कोई काम हो रहा है? खाली प्रचार हो रहा है, सिर्फ प्रचार हो रहा है। हम लोग सब लोगों से अपील कर रहे हैं, देश भर से कितने विभिन्न प्रांतों के विभिन्न दलों के लोगों ने फोन किया है हमको कि ठीक किया, ये निर्णय लिया, और हमने कहा सब मिल करके लड़िएगा, एक साथ होकर के लड़िएगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नोएडा के ट्विन टावर को 28 अगस्त को गिराया जाएगा। इससे पहले इसका एक मॉक ड्रिल होगा। इधर बगल की सुपरटेक एमरल्ड और एटीएस विलेज में रहने वाले लोगों की धड़कनें तेज हैं। सुपरटेक एमरल्ड के 2 रिहायशी टावर ऐसे हैं जिनकी ट्विन टावर से दूरी सिर्फ 10 मीटर है। कैसे ध्वस्त होंगे नोएडा सुपरटेक के ट्विन टावर और क्या है लोगों की आशंकाएं, देखिए हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। नोएडा के सेक्टर 93A में कुतुब मीनार से भी ऊंचे 40 मंजिला ट्विन टावर्स को रविवार ठीक 2:30 बजे ब्लास्ट करके ढहा दिया जाएगा। ये दोनों इमारतें सिर्फ 9 सेकंड में जमीन दोज हो जाएंगी। इन दोनों टावर्स के आसपास 2 रिहायशी सोसाइटी हैं, सुपरटेक एमरल्ड और एटीएस विलेज। यहां रह रहे 7,000 से ज्यादा लोगों को रविवार सुबह 7 बजे अपना घर छोड़कर जाने और 4 बजे के बाद वापस आने के लिए कहा गया है। 52 साल के राजिंदर अपने परिवार के साथ ट्विन टावर के बिल्कुल बगल में सुपरटेक एमरल्ड सोसाइटी में रहते हैं। ब्लास्ट की जगह से राजिंदर के घर की दूरी सिर्फ 12 मीटर है। राजिंदर जिस टावर में रह रहे हैं उसे नोएडा अथॉरिटी ने विशेष प्रकार का कपड़ा लगाकर सील कर दिया है ताकि ब्लास्ट के बाद धूल अंदर ना आए। राजिंदर और उनकी पत्नी सरला ने अपने फ्लैट से सारा कीमती सामान बाहर शिफ्ट कर दिया है। और जो वॉल हैंगिंग्स हैं, जो टेलीविजन है, उसको उतार लिया हमने दोबारा से। अच्छा। और एयर कंडीशनर को भी आपने एयर कंडीशनर कवर कर दिया है हमने। लोग घबरा भी रहे हैं क्योंकि भारत में रिहायशी इलाके के इतने नजदीक कभी इतना बड़ा ध्वस्तीकरण नहीं हुआ। हम लोग बस ये लास्ट वीक है, इसी में ही तैयारी शुरू करी है। धीरे धीरे जैसे हम वॉल्स पे हैंगिंग्स लगी हुई हैं, पेंटिंग्स हैं, क्लॉक्स हैं, वो सब उतार रहे हैं और टीवीज़ को भी हम उतार के जाएंगे। सब लोग जितना भी जैसे कांच है, हमारे डोर्स विंडोज़ हैं, उन पे हम सेलो टेप लगा के जाएंगे। दोनों टावर्स को सुरक्षित और सफल तरीके से ढहाने का काम विश्व की प्रख्यात डेमोलिशन कंपनी एडिफाइस को दिया गया है। एडिफाइस ने इन दोनों टावर्स के अंदर ब्लास्ट के लिए 3,500 किलो बारूद लगाया है। हर मंजिल के पिलर्स पर बारूद लगाया गया है ताकि मलबा अगल बगल गिरने की बजाय सीधे नीचे गिरे। जो बेसमेंट 1 से चालू होगा फॉल गिरना, ग्राउंड वाला बेसमेंट 1 पे जाएगा, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड पे जाएगा, सेकंड फ्लोर फर्स्ट पे जाएगा। दिस इज कॉल्ड द वाटरफॉल इफेक्ट। नोएडा 4 रिक्टर स्केल के हिसाब से डिजाइन हुआ है। अगर 4 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आता है तो वो टाइम पे उसकी वाइब्रेशन ट्रैवलिंग जो होती है वो 300 मिलीमीटर पर सेकंड से ज़्यादा होती है। सो इट इज़ व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज 10% ऑफ द वाइब्रेशन व्हेन द अर्थक्वेक कम्स। धमाके से बगल की सोसाइटी ढह न जाए इसलिए सर्वे कराकर यहाँ के लगभग 40 पिलर्स को सीमेंट और लोहा लगाकर मजबूत किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि धमाके के बाद उड़ने वाली धूल का क्या करेंगे। लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि धूल से सांस लेने की समस्या हो सकती है। मलबे से निकलने वाली धूल को साफ करने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने विशेष इंतजाम किए हैं। धूल तो उड़नी है, उसको मैं मतलब झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है, ना उसका कोई इलाज है। लेकिन अथॉरिटी ने इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लोजन some mechanical equipments and lots of laborers they have already planned and they have arranged. Even the edifice staff also will be there to clean the roads, to clean the societies. ध्वस्तीकरण के दिन यानी रविवार को ट्रैफिक के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 2:15 बजे से लेकर 2:45 तक बंद रहेगा। ट्विन टावर के 400 मीटर के आसपास का इलाका सील रहेगा। नोएडा के ऊपर 2:30 बजे से 3 बजे तक कोई हवाई जहाज नहीं गुजरेगा। नोएडा के कुछ अस्पतालों में किसी अनहोनी से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। सबसे बड़ी 3 चुनौतियां हैं। पहली चुनौती कि देखेंगे कि ये जो बिल्डिंग है जो गिरनी है उसके बगल में जो सोसाइटी है सुपरटेक एमरल्ड, उसकी दूरी सिर्फ 9 मीटर की है। यानी 9 मीटर के बाद लोग रहते हैं उनके घर है, उसमें लोग तो नहीं रहेंगे पर मलबा उनके घर पे ना गिरे। दूसरी चुनौती है कि जो बिल्डिंग है, जो एडएफएस का कहना है वो बिल्कुल सीधे नीचे गिरेगी। इसके जो पिलर्स हैं उसमें बारूद लगाया गया है तो वो सीधे नीचे आ जाए और जो वाइब्रेशन होगा ब्लास्ट से, जो कंपन होगी उससे दूसरे जो बिल्डिंग्स हैं आसपास उनकी नींव ना कमजोर हो। और तीसरा जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है धूल।
जब ये ब्लास्ट होगा तो धूल होगी, जिसको लेकर के एडिफिस भी कह रहा है कि धूल का कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए नोएडा अथॉरिटी ने यहाँ पर क्लीनर लगाए हैं, लोग लगाए हैं, लेकिन धूल से लोगों को फेफड़े अपने बचाने होंगे। सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन और अरविंद उत्तम के साथ नोएडा में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। झांसी के पास बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने से 5 दिनों से 2 टापू पर 4 लोग फंसे हुए हैं। बहाव काफी तेज होने के कारण टापू तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। इन लोगों को निकालने के लिए कल देर रात एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, लेकिन वो भी इसमें कामयाब नहीं हो सकी। आज अब सेना की टीम इन युवकों को निकालने की कोशिश करेगी। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर डटे हैं। ये सभी लोग 19 अगस्त को टापू पर बने खेत पर गए थे। मुंबई के सबसे बड़े पर्व गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं और इस साल मूर्ति की ऊंचाई पर कोई पाबंदी नहीं होने से गणेश भक्त भी उत्साहित हैं। माटुंगा के जीएसबी मंडल ने तो इस बार 316 करोड़ का बीमा कराया है। मूर्तिकारों का कहना है कि सरकार ने पाबंदी हटाई जरूर, लेकिन जितनी डिमांड अचानक आ रही है, ऐसे में उसे पूरा कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है। मुंबई में इस बार गणेश मूर्तियों की ऊंचाई पर कोई रोक नहीं है, इसलिए 11 दिन चलने वाले गणपति उत्सव की शुरुआत भले 31 अगस्त से है, लेकिन गणेश मूर्तियों को धूमधाम से ले जाने का सिलसिला अभी से शुरू हो गया है। माटुंगा के जीएसबी मंडल ने तो 316 करोड़ रुपए का बीमा कराकर सबको हैरत में डाल दिया है। जीएसबी मंडल के पास तकरीबन 70 किलो सोना और 300 किलो चांदी के आभूषण हैं, जिनसे गणेश जी का श्रृंगार किया जाता है। 316 करोड़ हम लोग ने पूरा पंडाल कवर किया है। हमारा जो भगवान के ऊपर जो सोना चांदी जिस भक्तजनों ने जो चढ़ाया हुआ है उसको कवर किया है। ऑल रिस्क पॉलिसी बोलते हैं, पब्लिक लायबिलिटी बोले। हम हर जो भक्तजन पंडाल में दर्शन लेने को आएंगे उनको हमने कवर किया है। ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी लिया है। ऐसे 3-4 अलग अलग पॉलिसी हमने लिया है और फायर का भी हमने पूरा पंडाल फायर से भी कवर किया हुआ है। मुंबई में 12,000 के करीब सार्वजनिक गणेश मंडल हैं, जबकि घर में स्थापित की जाने वाली छोटी मूर्तियों की संख्या लाखों में होती है। अलग अलग रूपों में गणेश जी की छठा देखने लायक है। जैसे कि वो बाल गणेश जैसी दिख रही है ना, वो एक है, वो पसंद आई है। और मैं यहाँ पे देखने के लिए तो टिटवाड़ा बैठक होती है ना, वो देखने के लिए आई हूँ। वो दिखा आपको? है मतलब 1-2 दिखी, मत वहाँ पे एक दिखी और अभी यहाँ पे शायद वो पीछे वो देखो वहाँ पे एक है, वो दिखी मुझे। पर बहुत सारे बुक है ना अभी। मूर्तियों को अंतिम रूप देने में व्यस्त मूर्तिकारों का कहना है कि सरकार ने पाबंदी हटाई जरूर, लेकिन देर से, इसलिए अचानक से बढ़ी मांग को पूरा करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। जो कस्टमर साड़ू मिट्टी की मूर्ति लेते थे वो ये साल पीओपी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि क्या है कि रेट में लोगों को नहीं परवड़ रहा है, क्योंकि लोगों की जेब ऐसे ही कोविड के इसमें खाली हो चुकी है, तो लोगों को नहीं परवड़ रहा है। पीओपी का और साड़ू मिट्टी का रेट में बहुत डबल डिफरेंस हो जाता है। अच्छा, सीधा डबल डिफरेंस हो जाता है। क्यों इतना? मतलब हेवी भी है और उसको संभालना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और लोगों को क्या काम ऐसा चाहिए कि साड़ू मिट्टी में फिनिशिंग आना चाहिए। जो फिनिशिंग आपको पीओपी में मिलती है, प्रॉपर साड़ू मिट्टी में मिलना बहुत मुश्किल होता है। 31 अगस्त से गणेश उत्सव की शुरुआत होगी, जो कि 11 दिन तक चलेगा और पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में ये उत्सव पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। और इस बार लोगों में जोश और उत्साह ज़्यादा है, क्योंकि कोरोना की महामारी के संकट में 2 साल पाबंदी थी ऊंचाई पर और त्योहार पर्व को खुले तौर पर मनाने पे भी, लेकिन अब कोई पाबंदी नहीं है, लिहाजा सभी लोग उत्साह में हैं। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। एनडीटीवी इंडिया में 2 घंटे के दौरान गुड मॉर्निंग इंडिया में हमने आपको कई सारी खबरें दिखाई। अब हम चाहते हैं कि आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए, जो 5 बड़ी खबरें दिखाने जा रहे हैं उस पोल में हिस्सा लीजिए। बताइए कौन सी खबर है जो आप दिन भर विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर, क्या वापस जेल जाएंगे बिल्किस के गुनहगार। नंबर 2 पर मनी लॉन्ड्रिंग, सुप्रीम कोर्ट में ईडी की शक्तियों पर पुनर्विचार। नंबर 3 पर ऑपरेशन लोटस, बीजेपी पर हमलावर आप। नंबर 4 पर सोनाली फोगाट, परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। नंबर 5 पर आखिरी में एंटी टेरर कोर्ट में इमरान खान की पेशी पाकिस्तान।